राम राम दोस्तों, आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय आर्थिक समीक्षा 2025-26 का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट डाटा है भारतीय आर्थिक समीक्षा के, उनका हम अध्ययन करेंगे। जीडीपी, एफडीआई, कृषि, उद्योग, सेवा, आयात निर्यात, रेमिटेंस, इन सभी के बारे में हम एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट डाटा है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस की परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास तौर पर सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए। सेकंड ग्रेड में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जितने भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए हैं उसमें। तो इस वीडियो से भी आपके लिए 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए। फर्स्ट ग्रेड और आरएस के लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, और अन्य सभी परीक्षा जहां पर इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉपिक है, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इस वीडियो में हम पूर्ण रूप से उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उन्हीं डाटा का अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा के तो बहुत लंबे लंबे वीडियो है और वो ज़्यादा जरूरी भी है, वहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन भारतीय आर्थिक समीक्षा का हम एक संक्षिप्त सार है, वही पढ़ेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारा YouTube चैनल है आपनो सिलेक्शन पॉइंट, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि हमारी इस YouTube चैनल पर एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक्स के माध्यम से नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और क्लासें भी उपलब्ध आपको इस चैनल पर करवाई जा रही है। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल पर अभी तक विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट करें। आपको बहुत ही बढ़िया क्लासें मिलेगी और ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से मिलेगी। मुकेश सर, जो कि सेकंड ग्रेड एसएसटी से सिलेक्टेड है, उनके द्वारा ये क्लासें नियमित रूप से ली जा रही है। अब तक राजस्थान इतिहास की क्लासें हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी है और अब कला एवं संस्कृति की क्लासें स्टार्ट होगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आरएस के लिए, एलडीसी के लिए करंट की क्लासें भी जल्दी इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट होगी और सभी निःशुल्क है। आप ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं इन क्लासों की। टेलीग्राम चैनल है हमारा आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल है, और आरबीएससी एनसीईआरटी नोट्स के माध्यम से, नोट्स के नाम से एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आप ज्वाइन करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय आर्थिक समीक्षा 2025-26 एक सार। अब सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि जारी किसने किया है। तो जारी किया है किसने? आर्थिक समीक्षा को प्रस्तुत किसने किया है? वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो आर्थिक समीक्षा को ये प्रस्तुत करने वाले हैं वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री कौन है? निर्मला जी सीतारमण। सॉरी। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ये तैयार किया जाता है। प्रस्तुत किसने किया? वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री है कौन? श्रीमती निर्मला जी सीतारमण, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और तैयार किसके मार्गदर्शन में किया है? मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया गया। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा ये तैयार किया गया है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक डैशबोर्ड 2026 की मजबूत नींव। ये 4 डाटा है, आपको इसी फॉर्मेट में डाटा मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए नोट्स उपलब्ध करवाए गए। इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स और इस प्रकार के इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से, इन प्रकार की स्लाइड के माध्यम से आपको कहीं पर भी नोट्स नहीं मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया नोट्स है।
इनको आप एक बार क्लास जरूर देखें, फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप इनका अध्ययन करें। पीडीएफ भी आप निकलवा सकते हो और डिजिटली रूप में भी आप इनका रिवीजन कर सकते हो। सबसे पहली बात हम अध्ययन करेंगे जीडीपी वृद्धि दर का। सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? जीडीपी वृद्धि दर 7.4%। क्या है? 7.4% जीडीपी वृद्धि दर वर्तमान में 2026 में रहने का मोटा मोटा आइडिया है। कितना? 7.4%। कितना है? 7.4%। वर्तमान जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? 7.4%। 7.4%। ये कब की बात है? ये जब इकोनॉमिक सर्वे आया उसके डाटा है। फिर वर्तमान जीवीए वृद्धि दर, जीवीए वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? 7.3%। जीवीए, जीडीपी क्या है? जीडीपी डिमांड साइड को बतलाता है और जीवीए सप्लाई साइड को बताता है। तो जीडीपी रहेगी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एक वर्ष में। तो हमारा वित्तीय वर्ष कौन सा है? एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, जो ये समय अवधि है, इसके बीच में हमारी जो कुल प्रोडक्शन है, जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो योग है, वो जीडीपी कहलाती है। और जीवीए क्या है? ये सप्लाई साइड को बताता है। इसकी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? 7.3%। 7.3% रहने का अनुमान है। इसके बाद में औसत महंगाई दर अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025, अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 के बीच औसत महंगाई दर रहने का अनुमान है 1.7%। 1.7%। ये औसत महंगाई रहने का अनुमान है अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच में। इन्फ्लेशन का आइडिया कितना है? 1.7% का। इसके बाद में दिसंबर 2025 में रेपो रेट की बात की गई है इकोनॉमिक सर्वे में। ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि अभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके द्वारा, एमपीसी के द्वारा इसका रिव्यू किया जाता है प्रत्येक 2 महीने में। साल में 6 बार किया जाता है। चेंज हो गए होंगे डाटा, लेकिन ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या डाटा दिया हुआ है। तो 5.25% रेपो रेट दिसंबर 2025 का डेटा है ये। पहला क्या है? जीडीपी वृद्धि दर 7.4%, जीवीए वृद्धि दर 7.3%, इन्फ्लेशन औसत महंगाई दर ये अप्रैल से दिसंबर में 1.7% और रेपो रेट 5.25%। ये डाटा क्लियर हो चुका है। 2026 की ओर बढ़ते हुए उच्च विकास दर और नियंत्रित मुद्रास्फीति का अद्वितीय संतुलन है ये। इसके बाद में बताया गया यहाँ पर आर्थिक स्थिरता, निरंतर विकास, नियंत्रित महंगाई। क्या है? आर्थिक स्थिरता, निरंतर विकास और नियंत्रित महंगाई। 2026 में हमारी जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित है? 7.4%। 7.4%। और 2027 में लक्ष्य कितना है? 6.8 से 7.2। ये हमारी आर्थिक समीक्षा का डाटा है। वर्तमान में अनुमानित कितनी है? 2026 में 7.4 और 2027 में अनुमान कितना है रहने का? 6.8 से 7.2%। इसके बाद में इन्फ्लेशन। ये तो हो गई जीडीपी की बात है। जीडीपी 2026 में 7.4% से बढ़ेगी और अगले साल अनुमान है 6.8 से 7.2 का। महंगाई इन्फ्लेशन वर्तमान में 1.7% है और 2026 का लक्ष्य कितना है पूरे का? 2.0%। 2.0% यानी कि 2% का टारगेट है। ये डाटा भी क्लियर हो चुका है। मजबूत नीतियों के कारण वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था अडिग है। तो ये डाटा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर है विकास के 3 स्तंभ, क्षेत्रीय प्रदर्शन। तो ये 3 स्तंभों की बात की जा रही है, वो है कृषि, उद्योग और सेवा। जो हमारी इकोनॉमी को 3 भागों में बांटा गया है, उनकी बात हो रही है।
कृषि क्षेत्र की बात करें तो 2026 में वृद्धि दर का अनुमान कितना है? 3.1%। 2026 में वृद्धि दर का अनुमान है 3.1%। और पहली छह मई में जीवीय वृद्धि कितनी रही है? ये रही है 3.6%। पहली छह मई में, जो 2026 की पहली छह मई है, उसमें कृषि का जीवीय है वो 3.6% वृद्धि रही है। कृषि क्षेत्र में 2026 में अनुमान है 3.1% की वृद्धि दर का, और पहली छह मई में जीवीए में वृद्धि कितनी रही है? 3.6% की। ये तो हो गया कृषि क्षेत्र के बारे में। फिर बात करते हैं हम उद्योग की। किसकी? उद्योग की। 2026 में वृद्धि का अनुमान है 6.2%। कितना? 6.2%। कृषि से जस्ट दो गुना। कृषि से जस्ट दो गुना। और पहली छह मई में कितनी वृद्धि हुई है? 7.0% की। 7% की उद्योग में वृद्धि हुई है पहली छह मई में। और विनिर्माण में विनिर्माण में दूसरी तिमाही में जीवीए कितना रहेगा? 9.13% का। कितना? 9.13% का जीवीए रहा है। उद्योग का क्या रहा है? वृद्धि दर अनुमान है 2026 में 6.2%। पहली छह मई में, किसमें? पहली छह मई में वृद्धि रही है 7% की उद्योग में। और विनिर्माण में दूसरा क्वार्टर है, जो 3-3 महीने की 4 क्वार्टर होते हैं एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, तो उसमें दूसरी तिमाही में विनिर्माण 9.13% रहा है। फिर हम बात करें सेवा क्षेत्र की, तो सेवा क्षेत्र में 2026 में वृद्धि का अनुमान रहा है 9.1%। कितना? 9.1%। और अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी रही है जीडीपी में 53.6% की, और जीबीए में 56.4% का बढ़िया योगदान रहा है। 2026 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान है 9.1% का। 9.1%। अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी है जीडीपी में तो 53.6% की, सबसे बड़ा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। और जीबीए में हिस्सेदारी कितनी है? 56.4% की। कितनी? 56.4% की। ये क्लियर हो गया तीनों क्षेत्रों का, कृषि, उद्योग और सेवा का। फिर है औद्योगिक उड़ान, विनिर्माण और बुनियादी ढांचा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की गई है इस स्लाइड में। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है? 8.1% की। किसमें? 8.1% की वृद्धि हुई है विनिर्माण क्षेत्र में। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हुई है 8.1% की टोटल वृद्धि। जो उद्योग का एक सेक्टर है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें 8.1% की वृद्धि हुई है। और उसमें अब अलग अलग सेक्टर वाइज बात करें तो कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक्स में 34.9% की वृद्धि हुई है। किसमें? कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में 34.9% की वृद्धि हुई है। ऑटोमोबाइल में 33.5%। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है? कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में। ऑटोमोबाइल में 33.5% की वृद्धि, और परिवहन में 25.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये विनिर्माण क्षेत्र में समग्र वृद्धि है 8.1% की। उसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में वृद्धि है 34.9%, ऑटोमोबाइल में 33.5% और परिवहन में 25.1% की। फिर अब बुनियादी ढांचा व ऊर्जा। बुनियादी ढांचा और ऊर्जा की बात करें, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा, तो इसमें क्या है कि बुनियादी ढांचा व ऊर्जा में आईआईपी वृद्धि दर रही है 7.8% की। कितनी रही है? 7.8% की वृद्धि दर रही है आईआईपी। आईआईपी वृद्धि दर है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इसमें दिसंबर 2025 में वृद्धि दर कितनी रही है? 7.8%। कितनी? 7.8%। और जो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसमें 40.27% का हिस्सा है कोर सेक्टर का। कितना? किसका? कोर सेक्टर की हिस्सेदारी है 40.27%। कितनी हिस्सेदारी है? 40.27% है। और इसमें बिजली, कोयला और इस्पात, ये
और भी अन्य कुल मिलाकर 8 मुख्य उद्योग शामिल है। बुनियादी ढांचा और ऊर्जा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है आईआईपी, वो दिसंबर 2025 में कितना रहा है? 7.8%। कितना? 7.8%। और आईआईपी का 40.27% हिस्सा है, इसमें कोर सेक्टर की हिस्सेदारी है 40.27% की। सीमेंट का, सीमेंट की बात करें, किसकी? सीमेंट की बात करें तो इसमें हिस्सेदारी है सीमेंट की 13.5% की वृद्धि दर है। कितनी? 13.5% का। खनन की बात करें तो 6.8%, इस्पात 6.9% और बिजली 6.3%। तो ये कुल योगदान है। बुनियादी ढांचा व ऊर्जा की बात करें तो सीमेंट 13.5%, खनन 6.8%, इस्पात 6.9% और बिजली में 6.3% की वृद्धि देखने को मिली है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में दिसंबर 2025 में 7.8% की वृद्धि हुई है और इसमें कोर सेक्टर का योगदान है 40.27% का। कितना? 40.27% का योगदान है इसका, जिसमें 8 प्रमुख क्षेत्र, 8 प्रमुख उद्योग इसमें शामिल है। उसके बाद में हम बात करें वैश्विक व्यापार, दुनिया का सेवा प्रदाता। वैश्विक व्यापार की यहाँ पर बात की गई है अगली स्लाइड में। तो वैश्विक व्यापार है, निर्यात के आंकड़े हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कुल निर्यात 2025 में भारत ने कितना किया? 825.3 बिलियन डॉलर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, सेकंड ग्रेड में इस प्रकार के प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उसमें। तो कुल निर्यात 2025 में कितना हुआ? 2025 में 825, 2025 में 825.3 बिलियन डॉलर, और 2025 के पहले हाफ में हो चुका है 418.5 बिलियन डॉलर। 418.5 बिलियन डॉलर का हो चुका है। और इसमें सेवा निर्यात हुआ है, वो हुआ है 387.5 बिलियन डॉलर। कितना? 387.5 बिलियन डॉलर सेवा निर्यात हुआ है। तो वो कितना है? 13.6% की वृद्धि को दर्शाता है। निर्यात, कुल निर्यात 2025 में हुआ 825 बिलियन डॉलर के आसपास, और पहले क्वार्टर में, पहले हाफ में 2026 में 418 बिलियन डॉलर का हो चुका है अभी तक। और सेवा निर्यात हुआ है कुल 387.5 बिलियन डॉलर, 13.6% की इसमें वृद्धि हुई है। फिर हम बात करें वैश्विक उपलब्धियों की, तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। सेवा निर्यातक के मामले में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी है वो 1.1% से बढ़कर 1.8% हो गई है भारत की। इसके बाद में अंकटाड का सूचकांक आया है, उसमें व्यापार विविधता, व्यापार विविधता में भारत ग्लोबल साउथ में तीसरे स्थान पर है। व्यापार की विविधता में भारत ग्लोबल साउथ में तीसरे स्थान पर है। अंकटाड का यह सूचकांक है। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में भारत शीर्ष स्थान पर है। ये वैश्विक व्यापार से संबंधित डाटा हो गया। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, कोई ज्यादा आंकड़े नहीं है लेकिन फिर भी हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको। वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है? निर्मला जी सीतारमण। इन्होंने आर्थिक समीक्षा को प्रस्तुत किया। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया गया है। 7.4% वर्तमान जीडीपी वृद्धि दर का आइडिया है। 7.3% जीवीए वृद्धि का अनुमान। 1.7% औसत महंगाई दर अप्रैल से दिसंबर 25 में, और 5.25% रेपो रेट दिसंबर 2025 में। इसके बाद में जीडीपी 7.4% का 2026 में अनुमान है, और 2027 में लक्ष्य है 6.8 से 7.2%। और महंगाई है वो 1.7% वर्तमान में, और 2026 में टारगेट है 2.0% का, 2% का। फिर विकास के 3 स्तंभ, क्षेत्रीय प्रदर्शन 2025-26 में कृषि, कृषि में वृद्धि का अनुमान 2026 में 3.1% का, 3.1, 6.2 और 9.1 ये कृषि उद्योग और सेवा का है। और पहली 6 माह में कृषि में कितना जीवीए वृद्धि हुई है? 3.6%। उद्योग में वृद्धि का अनुमान है 6.2%, कृषि से दोगुना है। और पहली 6 माह में वृद्धि का अनुमान है, पहली 6 माह में वृद्धि हुई है 7%। और विनिर्माण के लिए क्वार्टर 2 में जीवीए है वो 9.13% रहा है।
सेवा क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान है 2026 में 9.1% और अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी है जीडीपी में 53.6% की और जीवीए में 56.4% का बढ़िया योगदान सेवा क्षेत्र का रहा है। फिर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र की, विनिर्माण क्षेत्र में 8.1% की वृद्धि हुई है, कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक्स में 34.9, ऑटोमोबाइल्स में 33.5 और परिवहन में 25.1% की वृद्धि। बुनियादी ढांचा व ऊर्जा, सीमेंट में 13.5% की वृद्धि, खनन में 6.8% की वृद्धि, इस्पात में 6.9% और बिजली में 6.3% की वृद्धि हुई है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, इसमें कुल 7.8% की वृद्धि हुई है। 7.8% की वृद्धि हुई है दिसंबर 2025 तक, और इसमें कोर सेक्टर की हिस्सेदारी है 40.27% आईआईपी में, जिसमें बिजली, कोयला व इस्पात जैसे 8 उद्योग शामिल हैं। इसके बाद में वैश्विक व्यापार में बात करें तो निर्यात, कुल निर्यात हुआ है 825.3 बिलियन डॉलर 2025 में हुआ था, और 2026 के पहले हाफ में हुआ है 418.5 बिलियन डॉलर का। याद करना है इस आंकड़े को जरूर। सेवा निर्यात 387.5 बिलियन डॉलर हुआ, 13.6% की वृद्धि हुई है। वैश्विक उपलब्धियां, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, और विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1.1% से बढ़कर हो गई है 1.8%। अंकटाड का सूचकांक आया जिसमें व्यापार विविधता में भारत ग्लोबल साउथ में तीसरे स्थान पर रहा है, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत शीर्ष स्थान पर है। अब आगे बात करते हैं हम आर्थिक, यहाँ पर टॉपिक शीर्षक दिया हुआ है अभेद आर्थिक किला, बाहरी झटकों से सुरक्षा। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, जरूर याद करना आपको। ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आप इसे आगे भी जरूर शेयर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो पसंद आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। विदेशी मुद्रा भंडार 701.04 बिलियन डॉलर का हो गया है, ये आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार कितना हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का, वो हो गया है कितना, 701, कितना, 701.04 बिलियन डॉलर, 701.04 बिलियन डॉलर। फिर हम बात करें रेमिटेंस की। रेमिटेंस वो है जो पूरी, इसके पहले विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, सबसे ज्यादा इसमें रखा जाता है डॉलर, फिर होते हैं इसमें गोल्ड, और फिर अलग अलग करेंसीज होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका डॉलर का योगदान है। तो ये कुल विदेशी मुद्राओं का योगदान है 701.04 बिलियन डॉलर का। सबसे बड़ा इसमें देश है वो आता है स्विट्जरलैंड, इसके बाद में चाइना है, जापान है, और भारत शायद इसमें चौथे स्थान पर है। आप इसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। रेमिटेंस जो भारतीय कामगार हैं वो काम करते हैं विदेशों में, और वहां से जो डॉलर के रूप में जो पैसा भारत में भेजा जाता है उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो भारत के पास 135.4 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर चाइना है जो लगभग 60-65 बिलियन डॉलर का है, आधा से भी कम है भारत के मुकाबले। तो 135.4 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस भारत में आता है। फिर भारत में क्रेडिट रेटिंग में भी सुधार हुआ है। जो प्रमुख वैश्विक संस्थाएं हैं उन्होंने 2025 में भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है। वो कौन कौन सी है, एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स, एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स, मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस, और रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया, तीनों डाटा कंप्लीट हो चुके हैं। विदेशी मुद्रा भंडार है 701 बिलियन डॉलर का, रेमिटेंस है 135 बिलियन डॉलर, और बाकी ये क्रेडिट रेटिंग में सुधार हुआ है। इसके बाद में मानव पूंजी, रोजगार सृजन और श्रम बल। रोजगार सृजन और श्रम बल के बारे में यहाँ पर बात हुई है। नियोजित कार्यबल, नियोजित कार्यबल है वो कुल कितना है, जुलाई सितंबर 2025 तक कुल 56.2 करोड़ लोग, 56.2 करोड़ लोग नियोजित थे, और ये पहली तिमाही के मुकाबले लगभग 8.7 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। तो कुल नियोजित कितने हैं, 56.2 करोड़ लोग नियोजित है, और
8.7 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। श्रम बल सहभागिता दर LFPR ये कितनी है? ये 56.1% है। LFPR कितनी है? 56.1% है। और महिला LFPR ये कितनी है? ये 35.3% है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानव पूंजी, रोजगार सृजन और श्रम बल, नियोजित कार्य बल कुल है 56.2 करोड़ लोग नियोजित है और 8.7 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। श्रम बल सहभागिता दर 56.1% है और महिला श्रम बल सहभागिता दर LFPR कितनी है? 35.3% है। फिर जनसंख्या अनुपात की बात करें तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है वो है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात 53.4% है, 53.4% है। और बेरोजगारी दर घटकर हो गई दिसंबर 2025 में 4.8%। कितनी? मात्र 4.8% हो गई है। नियोजित कार्य बल 56.2 करोड़ लोग है, 8.7 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। श्रम बल सहभागिता दर 56.1% है और महिला LFPR है जो श्रम बल सहभागिता 35.3% है। जनसंख्या अनुपात, श्रमिक जनसंख्या अनुपात 53.4% है और बेरोजगारी दर 4.8% रही है। फिर समावेशी विकास, असंगठित क्षेत्र और MSME का सशक्तिकरण। डिजिटल पंजीकरण की बात करें तो ई श्रम पोर्टल में 31 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है जिसमें 54% महिलाएं हैं। किस पर? ई श्रम पोर्टल है ना, जो ई श्रम पोर्टल, उस पर 31 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है जिनमें 54% महिलाएं हैं। और NCS पोर्टल भी, इसके माध्यम से भी नए अवसर सृजित हो रहे हैं। फिर पूंजी तक पहुंच, MSME क्रेडिट, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण में कुल 24.6% की वृद्धि हुई है। MSME को दिए जाने वाले ऋण में कितनी वृद्धि हुई है? 24.6% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। असंगठित श्रम को औपचारिक रूप देना और छोटे व्यवसायों को पूंजी उपलब्ध करवाना, यही जमीनी विकास का मंत्र है। फिर है राजकोषीय प्रबंधन। राजकोषीय प्रबंधन, मजबूत राजस्व, लक्षित निवेश। राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति की बात करें तो केंद्र की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है कितनी? 9.2% की। केंद्र का जो राजस्व प्राप्ति है उसमें 9.2% की वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष कर में, प्रत्यक्ष कर में 58.8% की हिस्सेदारी है। कितनी? प्रत्यक्ष कर में 58.8% की हिस्सेदारी है और 9.2 करोड़ IT रिटर्न करने वालों की संख्या है, 9.2 करोड़। फिर GST संग्रह वो 17.4 लाख करोड़ हो गया और 6.7% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। कितना? 17.4 लाख करोड़ और 6.7% की वृद्धि। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान GST संग्रह, इस बात का आप ध्यान रखना, अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 के दौरान GST संग्रह वो 17.4 लाख करोड़ हो गया जिसमें 6.7% की वृद्धि हुई है। राजस्व की बात करें तो केंद्र की राजस्व प्राप्ति है उसमें 9.2% की वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष कर में 58.8% की हिस्सेदारी है। IT रिटर्न फाइल करने वाले हैं, आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या 9.2 करोड़ हो गई है। और GST संग्रह है वो अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान 17.4 लाख करोड़ हो गया है, 6.7% की वृद्धि हुई है। फिर हम बात करें पूंजीगत व्यय व ऋण प्रबंधन। बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय GDP का 4% है। बुनियादी ढांचे पर, किस पर? बुनियादी ढांचे पर खर्च है ना, वो बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो GDP का 4% है, जो पहले बहुत ही कम था। और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बढ़िया संकेत, अच्छा संकेत होता है कि उसका जो कैपेक्स है, जो पूंजीगत व्यय है, वो GDP का, जो जितना अधिक होगा कैपेक्स GDP का, उतना ही उस देश में विकास की संभावनाएं अधिक होगी। तो बुनियादी ढांचे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेल, सड़क, ऊर्जा, परिवहन, इन सभी पर कुल मिलाकर खर्च है, संचार, तो इन पर कुल खर्च कितना हो रहा है? GDP का 4% हो रहा है।
फिर सरकारी कर्ज है, डेट टू जीडीपी अनुपात, इसमें 7.1% की कमी दर्ज की गई है। सरकारी कर्ज है ना, जो डेट टू जीडीपी है, उसमें 2020 के मुकाबले कितना, 2020 के मुकाबले 7.1% की कमी की गई है। राज्यों की स्थिति पर बात करें तो राजकोषीय घाटा 3.2% हो गया है, ये बढ़ा है। क्या हुआ है, ये तो सरकारी कर्ज है 2020 के मुकाबले, ये तो देश में कम हुआ है, और राज्यों में जो राजकोषीय घाटा है ये बढ़कर 3.2% हो गया है। तो ये राजकोषीय प्रबंधन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। फिर आगे हम बात करते हैं वित्तीय समावेशन और पूंजी बाजार। वित्तीय समावेशन और पूंजी बाजार के बारे में यहाँ पर बात हुई है। दो 2012 में कितना था घरेलू बचत, तो घरेलू बचत है, इक्विटी और म्यूचुअल फंड में घरेलू बचत की हिस्सेदारी 2012 में थी सिर्फ 2%। ये देखिए आप, कितना बढ़िया तरीके से समझाया गया है डायग्राम के माध्यम से। तो 2012 में थी 2% और ये 2025 में बढ़कर हो गई है 15.2%। कितनी, 15.2% हो गई है। इक्विटी और म्यूचुअल फंड यानी कि घरेलू बचत है, इसकी हिस्सेदारी 2012 में सिर्फ 2% थी, जो 2025 में बढ़कर कितनी हो गई है, ये 2025 में बढ़कर हो गई है 15.2%। ये देखिए आप, 2% से बढ़कर 2025 में हो गई है 15.2%। फिर पूंजी बाजार की बात करें तो प्राथमिक बाजार से 10.7 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं दिसंबर 2025 तक। प्राथमिक बाजार से 10.7 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए दिसंबर 2025 तक। वित्तीय समावेशन सूचकांक है वो कितना हो गया है, फाइनेंशियल इंडेक्स बढ़कर हो गया 67, कितना, 67 हो गया है। फिर बैंकिंग मजबूती, एनपीए निचले स्तर पर है, अभी तक का सबसे निचले स्तर पर है एनपीए, कितना है, सबसे निचले स्तर पर है एनपीए, अब तक का सबसे लो है एनपीए। अनुसूचित बैंकों का पूंजी पर्याप्त अनुपात है वो 17.2% है और सीआरआर 3% पर स्थिर है। बैंकिंग मजबूती की बात करें तो एनपीए निचले स्तर पर पहुंच गया है। अनुसूचित बैंकों का पूंजी पर्याप्त अनुपात जो सीएआर है वो 17.2% पर है और सीआरआर 3% पर स्थिर है। फिर हम बात करें अगली स्लाइड पर 2026 का आर्थिक फ्लाईव्हील, एक आत्मनिर्भर चक्र। ये यहाँ पर मैक्रो स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पर बताया जो हमने पहले पढ़ा है, उसके जो मेन पॉइंट है वो दिए हुए हैं। राजकोषीय अनुशासन, मजबूत टैक्स कलेक्शन हुआ है, 17.4 लाख करोड़ हुआ है पिछले 6 माह में और 6.7% की वृद्धि दर्शाता है। तो ये राजकोषीय अनुशासन, मजबूत टैक्स कलेक्शन। बुनियादी ढांचे में निवेश जीडीपी का 4% है। कैपेक्स, औद्योगिक उछाल, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स में वृद्धि हुई है। रोजगार सृजन 56.2 करोड़ नियोजित कार्यबल है और घरेलू पूंजी यानी कि बचत है, म्यूचुअल फंड में निवेश वगैरह 15.2% हो चुका है। भारत 2026 एक मजबूत, संतुलित और वैश्विक रूप से आश्वस्त अर्थव्यवस्था है। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है भारत का वैश्विक आर्थिक उदय, वैश्विक प्रभाव के 3 स्तंभ। तो आप यहाँ पर अगली स्लाइड पर देख सकते हो, ये 3 स्तंभ है आर्थिक शक्ति के त्रिकोण। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। निर्यात क्षमता में भारत सबसे बड़ा, सेवा निर्यातकों में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। कौन से स्थान पर, निर्यात क्षमता में भारत है वो 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक बन गया है। 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक बन गया है भारत। फिर वैश्विक उपस्थिति की बात करें तो वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी है वो 4.3% हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी है वो हो चुकी है बढ़कर 4.3%। कितनी हो गई है, 4.3% वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी है। फिर निवेश आकर्षण की बात करें तो एफडीए प्राप्त करने में भारत है शीर्ष एफडीए प्राप्त करने वाला देशों में शामिल है।
निर्यात क्षमता 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। 4.3% की वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी है और निवेश आकर्षण शीर्ष है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस सब का, जो हमने जितना पढ़ा है फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं। ये आपको इस प्रकार की क्लास कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप नो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आपके लिए निःशुल्क क्लासेज है यूट्यूब पर, और निःशुल्क ही आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। इस क्लास से बाहर इकोनॉमिक सर्वे से जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो आपके लिए नहीं जाएगा, आप विश्वास रखें। इस आप क्लास को देखने के बाद आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। शुरू करते हैं एक बार फटाफट रिवीजन। वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने प्रस्तुत किया और मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया गया है। 7.4% जीडीपी वृद्धि का अनुमान, 7.3% जीवीए का औसत महंगाई 1.7 और रेपो रेट 5.25%। ये हमने पढ़ा है। आर्थिक वृद्धि दर 7.4% 2026 में अनुमानित है और 2027 में अनुमानित है 6.8 से 7.2%। दोनों डाटा याद रखना। वर्तमान में महंगाई दर 1.7% है और 2026 में लक्ष्य है 2% का। इसके बाद में विकास के 3 स्तंभ। कृषि क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान है 3.1, उद्योग में 6.2 और सेवा में 9.1। 3.1 और इससे दोगुना कर दो 6.2, और फिर इससे 3 गुना करना है तो 9.3 होते हैं, लेकिन ये 9.1 ही है। कृषि में वृद्धि का अनुमान 3.1%, पहली 6 माही में जीवीए वृद्धि 3.6%। उद्योग में वृद्धि का अनुमान 6.2%, पहली 6 माही में 7% वृद्धि का अनुमान। और विनिर्माण में वृद्धि है जीवीए में, वो क्वार्टर दूसरे में रही है 9.13%। सेवा क्षेत्र में वृद्धि 9.1%। अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी है जीडीपी में 53.6% और जीवीए में 56.4% का योगदान। औद्योगिक उड़ान विनिर्माण क्षेत्र में 8.1% की वृद्धि, कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक्स में 34.9%, ऑटोमोबाइल में 33.5% और परिवहन में 25.1%। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी वृद्धि दर 7.8% रही है। कोर सेक्टर की हिस्सेदारी 40.27%। बुनियादी ढांचा व ऊर्जा की बात करें तो सीमेंट में 13.5% की वृद्धि, खनन में 6.8, इस्पात में 6.9 और बिजली में 6.3% की वृद्धि रही है। वैश्विक व्यापार की बात करें तो निर्यात दुनिया का सेवा प्रदाता है भारत। निर्यात के आंकड़े 2025 में कुल निर्यात हुआ 825.3 बिलियन डॉलर और 2026 के पहले हाफ में हुआ है 418 बिलियन डॉलर। सेवा निर्यात की बात करें तो 387.5 बिलियन डॉलर 13.6% की वृद्धि। वैश्विक उपलब्धियां, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 1.1% से बढ़कर 1.8% हो गई है। अंक टाट सूचकांक में भारत व्यापार विविधता में भारत ग्लोबल साउथ में तीसरे स्थान पर और एफडीए में शीर्ष स्थान पर है। विदेशी मुद्रा भंडार भारत का 701 बिलियन डॉलर है। रेमिटेंस 135.4 बिलियन डॉलर है। और भारत की रेटिंग में सुधार किया प्रमुख वैश्विक संस्थाओं ने, जिनमें नाम है S&P ग्लोबल रेटिंग्स, मॉर्निंग स्टार, डीबीआरएस और रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन। फिर हम बात करें मानव पूंजी, रोजगार सृजन और संबल की। कुल नियोजित कार्यबल है 56.2 करोड़ लोग नियोजित है। 8.7 लाख नए रोजगार सृजित हुए। श्रम बल सहभागिता दर है जो LFPR है वो 56.1% है। और महिलाओं में LFPR कितनी है 35.3% है। जनसंख्या अनुपात, श्रमिक जनसंख्या अनुपात 53.4% है। और बेरोजगारी दर घटकर हो गई है 4.8% दिसंबर 2025 में। फिर हम बात करें समावेशी विकास, डिजिटल पंजीकरण। ई श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हुआ, जिनमें 54% महिलाएं हैं। और एनसीएस पोर्टल के माध्यम से नए अवसर मिल रहे हैं। पूंजी तक पहुंच, एमएसएमई क्रेडिट, एमएसएमई उद्यमियों को दिए जाने वाले ऋणों में 24.6% की भारी वृद्धि हुई है। फिर हम बात करें राजकोषीय प्रबंधन, मजबूत राजस्व लक्षित निवेश। केंद्र की राजस्व प्राप्ति में 9.2% की वृद्धि, प्रत्यक्ष कर 58.8% की हिस्सेदारी। इनकम टैक्स रिटर्न करने वालों की संख्या 9.2 करोड़ है जो बढ़ी है। और जीएसटी संग्रह पिछले 6 माह में अप्रैल से दिसंबर 2025 में 17.4 लाख करोड़ हुए, 6.7% की वृद्धि हुई है। पूंजीगत व्यय व ऋण प्रबंधन, बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय कैपेक्स जीडीपी का 4% है। सरकारी कर्ज डेट टू जीडीपी अनुपात में 7.1% की कमी हुई है। और राज्यों की स्थिति, राजकोषीय घाटा 3.2% के सुरक्षित स्तर पर पहुंच गया है। फिर हम बात करें वित्तीय समावेशन और पूंजी बाजार में। इक्विटी और म्यूचुअल फंड में घरेलू बचत की हिस्सेदारी 2012 में 2% था, बढ़कर 15.2% हो गया 2025 में।
प्राथमिक बाजार से 10.7 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। दिसंबर 2025 तक वित्तीय समावेशन सूचकांक है वो इंक्रीज होकर हो गया है 67। और बैंकिंग मजबूती एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है जो बैंकों के वो निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। और अनुसूचित बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात वो 17.2% पर है और CRR 3.0% पर स्थिर है। इसके बाद में 2026 का आर्थिक फ्लाईव्हील हमने एक आत्मनिर्भर चक्र के बारे में पढ़ा था। राजकोषीय अनुशासन, बुनियादी ढांचे, जीडीपी का 4% है, कैपेक्स, औद्योगिक उछाल हुआ है, रोजगार सृजन 56.2 करोड़ लोग नियोजित है और घरेलू पूंजी 15.2%, म्यूचुअल फंड निवेश कर रहे हैं लोग। भारत का वैश्विक आर्थिक उदय, वैश्विक प्रभाव के 3 स्तंभ हमने देखे, कौन कौन से थे। निर्यात क्षमता में 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है भारत। वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 4.3% की है और निवेश आकर्षण में FTA प्राप्त करने में भारत शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। एक हमने यहाँ पर डाटा पढ़ा है वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी। तो ये जो वैश्विक व्यापार की हिस्सेदारी यहाँ पर बता रखी है, हमने एक पहले भी डाटा पढ़ा था। मैं आपको वो कंफ्यूजन होना लाजमी है क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है। तो ये जो वैश्विक व्यापार की हिस्सेदारी यहाँ पर बता रखी है, ये है सेवा क्षेत्र की। ये किसमें बता रखी है? सेवा क्षेत्र की बता रखी है, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में जो वैश्विक व्यापार की हिस्सेदारी है वो है 4.3%। इसके अलावा जो वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी है वो 2004 में 1.1% थी। ये डाटा मैंने आपको यहाँ पर बताया था। यह है विश्व व्यापार में हिस्सेदारी 2004 में 1.1% थी, जो 2024 में बढ़कर कितनी हो गई है? 1.8% हो गई है, लगभग 2.25 गुना बढ़ गई है। तो ये तो है वैश्विक व्यापार में ओवरऑल हिस्सेदारी 1.1% से बढ़कर 1.8% हो गई है। वो क्या थी? तो ये तो है वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 1.1% से बढ़कर 1.8% हो गई है। और ये वैश्विक व्यापार नहीं है, ये वैश्विक सेवा व्यापार है। वैश्विक जो सेवा क्षेत्र है उसमें भारत का योगदान है विश्व व्यापार में कितने? 4.3% है। ये कंफ्यूजन है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आउटबाउंड वैल्यू सेवा क्षेत्र का दबदबा, ये हमने पढ़ लिया। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक बन गया है। फिर अगली स्लाइड पर है मार्केट शेयर, वैश्विक व्यापार, वैश्विक बाजार में बढ़ती पेट। ये यहाँ पर दोबारा बताया गया है वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 4.3% की सेवा क्षेत्र में। यानी कि वैसे तो है वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 2004 में थी 1.1%, वहां से बढ़कर 2024 में हो गई है 1.8%। अब ये वैश्विक जो सेवा व्यापार है उसमें भारत के सेवा निर्यातकों का योगदान है 4.3%, 4.3%। फिर आगे दिया हुआ है इनबाउंड ट्रस्ट, वैश्विक पूंजी का केंद्र, भारत FDA प्राप्त करने में शीर्ष स्थान पर काबिज है। इसके बाद में सकारात्मक आर्थिक चक्र, तीनों स्तंभ एक दूसरे को सशक्त बनाते हैं जो भारत के निरंतर विकास की अजय नींव है। क्या क्या है? ये जो हमने पहले पढ़ा है वही है। वैश्विक प्रभाव, सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी व्यापार में है 4.3% की। इनबाउंड कैपिटल यानी कि FDA प्राप्त करने में शीर्ष पर है। और आउटबाउंड वैल्यू यानी कि सेवा निर्यातकों में 7वें स्थान पर है, 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था का वित्तीय इकोसिस्टम, नीति से प्रगति तक, मौद्रिक नियंत्रण, बैंकिंग स्थिरता और जमीनी विकास का एक डेटा संचालित विश्लेषण। रेपो रेट हमने पढ़ा है पहले 5.25% है। रेपो रेट कितना? 5.25% है दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार। CRR नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात करंट रिजर्व रेशियो है वो है 3.0%। NPA निचले स्तर पर है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित संपत्तियां, ये क्या है? निचले स्तर पर है। और अनुसूचित बैंकों का CAR है वो 17.2% पर है। किस पर है? अनुसूचित बैंकों का CAR 17.2% पर है। MSME ऋण वृद्धि कितनी हुई है? 24.6%। यानी कि जो MSME सेक्टर को दिया जाने वाला ऋण है उसमें 24.6% की वृद्धि हुई है। तो ये डाटा भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये हम पढ़ चुके हैं।
तरलता वाल्व, बैंकिंग प्रणाली में पूंजी के प्रवाह का नियंत्रण। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है, दो दो तीन तीन स्लाइड्स लेकर, और बढ़िया तरीके से, इतना मजेदार, इतना बढ़िया तरीके से आपको कहीं और भारत की इकोनॉमिक सर्वे है वो मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। एक बार इस क्लास को आप जरूर पढ़ें। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से भी आप जरूर इसको रिवाइज करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रेपो रेट 5.25%, बैंक के उधार की लागत को नियंत्रित करता है। ये दिसंबर 2025 में 5.25%। फिर सीआरआर, केंद्रीय जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें न्यूनतम आरक्षित नकदी सुनिश्चित करता है, 3.0% है। ये दोनों उपकरण बाजार में तरलता, लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं, संतुलित करते हैं, जिससे इन्फ्लेशन और ग्रोथ है वो दोनों एक साथ साधते हैं। फिर सुरक्षा कवच, अनुसूचित बैंकों की मजबूत पूंजीगत नींव है। यह अनुपात क्या दर्शाता है? कौन सा? पूंजी पर्याप्त अनुपात 17.2% है। अनुसूचित बैंकों का जो पूंजी पर्याप्त अनुपात है ये 17.2% है। यह अनुपात दर्शाता है कि अनुसूचित बैंक किसी भी अप्रत्याशित वित्तीय झटके को सहने के लिए अत्यधिक पूंजीकृत है। सुरक्षित बैंक की अर्थव्यवस्था में निरंतर ऋण प्रवाह की गारंटी दे सकते हैं। फिर जोखिम न्यूनीकरण, स्वच्छ बैलेंस शीट और घटते एनपीए, ये एनपीए की बात की गई है जो कि 2018 में बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच गया था। उस समय बैंकों की स्थिति बहुत ही खराब थी, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। निचले स्तर के एनपीए का अर्थ था कि बैंकों का फंसा हुआ कर्ज न्यूनतम है, सुधार का मतलब है। इससे बैंकों की जोखिम लेने की क्षमता और लाभप्रदता बढ़ती है। अब एनपीए निचले स्तर पर है। फिर विकास का इंजन, एमएसएमई ऋण में सुधार हुआ है, 24.6% एमएसएमई ऋण में वृद्धि हुई है। मजबूत बैंकिंग स्वास्थ्य, उच्च सीएआर, निम्न एनपीए ने बैंकों को छोटे और मध्यम उद्यमों, एमएसएमई को आक्रामक रूप से वित्त पोषित करने का आत्मविश्वास दिया है। यह जमीनी स्तर पर रोजगार और उत्पादन को बढ़ावा देता है। तो ये हमने पढ़ चुके हैं, ये बार बार आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ है बहुत ही बढ़िया तरीके से। सीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात 3.0%, रेपो रेट 5.25%। सीएआर, सीएआर का क्या मतलब है ये हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया था। पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या है? पूंजी पर्याप्तता अनुपात ये है 17.2%, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर इसके बाद में एमएसएमई ऋण, इसमें 24.6% की वृद्धि हुई है। जमीनी स्तर पर पूंजी का प्रभाव है। नीतिगत उपकरण बाजार का परिणाम। फिर यहाँ पर लास्ट स्लाइड में दिया हुआ है आर्थिक लचीलेपन का चक्र, एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र। अनुकूलित तरलता है, रेपो 5.25% है और सीआर 3.0%। आक्रामक वित्त पोषण है, एमएसएमई ऋण को 24.6% की वृद्धि और संरचनात्मक सुरक्षा है, सीएआर पूंजी पर्याप्त अनुपात है बैंकों का वो 17.2% है और न्यूनतम एनपीए है। तो ये संतुलित नीति सुरक्षित बैंक और तीव्र विकास को बढ़ावा देती है। तो ये कुल भारत की आर्थिक समीक्षा थी। इसको हमने बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको पढ़ा है, डायग्राम्स के माध्यम से और शॉर्ट फॉर्मेट में पढ़ा है। जो इंपॉर्टेंट डाटा है खास तौर से सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है और आरएस प्री और मेंस दोनों के लिए। तो ये हमने इसको पढ़ा है। आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, एनसीईआरटी और आरबीएससी की ऑथेंटिक किताबों के माध्यम से आप अगर पढ़ना चाहते हो और इनकी पीडीएफ और करंट अफेयर्स बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट में ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से और एकदम सरल याद करवाने के तरीके से अगर आप निःशुल्क पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जल्दी एक नए वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार और फटाफट रिवीजन हम इसका कर लेते हैं। भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किया वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। तैयार किसने की? मुख्य आर्थिक सलाहकार के निर्देशन में, के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग तैयार करता है, इसका आप ध्यान रखना। फिर 7.4% जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7.4%, जीवी का 7.3%, महंगाई
अप्रैल से दिसंबर में 1.7% और रेपो रेट 5.25%। जीडीपी है वो 7.4% का अनुमान है 2026 में, जबकि 2027 में अगले वित्त वर्ष में आइडिया क्या है, 6.8 से 7.2% का। फिर हम बात करें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई वर्तमान में 1.7% है, और जब वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है हो चुका है 2026 का, इसमें 2% का आइडिया है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। ये सभी इकोनॉमिक के डाटा है। अगर ये डाटा अब के टाइम के अनुसार पुराने हो जाए तो भी आपसे पूछे जा सकते हैं अगले 1 साल तक कि इकोनॉमी में क्या बताया गया है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान 3.1%, पहली 6 माह में जीवीय वृद्धि 3.6%। कृषि में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान 6.2%, पहली 6 माह में वृद्धि का अनुमान है उद्योग क्षेत्र में 7.0%, और विनिर्माण का जीवी है Q2 में उसका 9.1% का उद्योग क्षेत्र का बताया गया है, 9.13% की वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र वृद्धि अनुमान 9.1% है। अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी है 53.6% की जीडीपी में, और जीवीए में 56.4% का योगदान है। फिर विनिर्माण क्षेत्र में समग्र वृद्धि 8.1%, कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक्स में 34.9%, ऑटोमोबाइल में 33.5%, परिवहन में 25.1%। ये डाटा आपको याद करना बहुत जरूरी है। बुनियादी ढांचा व ऊर्जा सीमेंट में 13.5%, खनन में 6.8%, इस्पात में 6.9% और बिजली में 6.3%। मोटा मोटा आप आइडिया लगाकर इसको याद करें। आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वृद्धि है 7.8% की, और जो 8 कोर सेक्टर की हिस्सेदारी है इसमें 40.27% की है, और कोर सेक्टर में 8 प्रमुख उद्योग आते हैं जो कि बिजली और इससे संबंधित है। कोर सेक्टर में कितने उद्योग आते हैं? कोर सेक्टर में मुख्य रूप से 8 प्रमुख उद्योग शामिल होते हैं। बिजली हो गया, इस्पात हो गया, कोयला वगैरह, ये शामिल होते हैं इसमें। फिर हम बात करें वैश्विक व्यापार में कुल निर्यात $825 बिलियन का हुआ, $825.3 बिलियन का 2025 में हुआ। 2026 में पहले हाफ में हो गया $418.5 बिलियन का। सेवा निर्यात हुआ $387.5 बिलियन का, 13.6% की वृद्धि। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है भारत। वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1.1% से बढ़कर 1.8% हो गई है। अंक टाड की सूचकांक में भारत व्यापार विविधता में भारत ग्लोबल साउथ में तीसरे स्थान पर, और एफडीआई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष पर है। फिर विदेशी मुद्रा भंडार भारत में $701.04 बिलियन है, रेमिटेंस $135.4 बिलियन है, और S&P ग्लोबल रेटिंग्स, मॉर्निंग स्टार, डीबीआरएस और रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन ने भारत की रेटिंग में सुधार किया है। इसके बाद में नियोजित कार्यबल कुल 56.2 करोड़ है, 8.7 लाख नए रोजगार सृजित हुए। श्रम बल सहभागिता दर जो LFPR 56.1% है, महिलाओं की 35.3% है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात श्रमिकों का वो 53.4% और बेरोजगारी दर घटकर हो गई दिसंबर 2025 तक 4.8% हो गई है। फिर डिजिटल पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण है, 54% महिलाएं हैं उनमें, और एनसीएस पोर्टल के माध्यम से भी नए रोजगार हैं। एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋण है उसमें 24.6% की भारी वृद्धि हुई है। फिर हम बात करें राजकोषीय प्रबंधन की राजस्व प्राप्ति हुई है। केंद्र की राजस्व प्राप्ति में 9.2% की वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष कर 58.8% की हिस्सेदारी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 9.2 करोड़, और जीएसटी संग्रह 17.4 लाख करोड़ पहुंच गया अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच में 6.7% की वृद्धि हुई है। पूंजीगत व्यय व ऋण प्रबंधन बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय कैपेक्स है वो जीडीपी का 4% व्यय किया जा रहा है। सरकारी कर्ज डेट टू जीडीपी अनुपात में 7.1% की कमी हुई है, और राज्यों की स्थिति है वो राजकोषीय घाटा 3.2% के स्तर पर है जो कि बढ़ा है। फिर इक्विटी और म्यूचुअल फंड में घरेलू बचत की हिस्सेदारी 2% थी 2012 में, 2025 में 15.2% हो गई है। पूंजी बाजार प्राथमिक बाजार से 10.7 लाख करोड़ जुटाए गए दिसंबर 2025 तक। वित्तीय समावेशन सूचकांक बढ़कर 67 हो गया, और एनपीए निचले स्तर पर है। अनुसूचित बैंकों का पूंजी पर्याप्त अनुपात 17.2% पर पहुंच गया, और सीआरआर कितनी है 3.0% पर है। फिर यहाँ पर ये बताया हुआ है, ये हमने पढ़ लिया है, किससे पढ़ा है, वही चीजें यहाँ पर दी हुई है। निर्यात सबसे बड़ा सेवा निर्यातक, सातवां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक बन गया है भारत, और वैश्विक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4.3% है, और निवेश आकर्षण में भारत
एफडीआई निवेश आकर्षण में शीर्ष स्थान पर है। ये 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक हमने पढ़ लिया है। वैश्विक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4.3% है। किसमें? वैश्विक सेवा व्यापार में 4.3% हिस्सेदारी है। और वो कुल जो व्यापार है उसमें 1.1% थी 2004 में, वो 2024 में बढ़कर 1.8% हो गई है, जो कि बढ़ रही है लगातार। एफडीआई में भारत शीर्ष स्थान पर है और ये हमने पढ़ाई है सब तीनों चीजें। इसके अलावा रेपो रेट 5.25% है, CRR 3.0% है, नकद आरक्षित अनुपात, गैर निष्पादित संपत्तियां एनपीए निचले स्तर पर और अनुसूचित बैंकों का पूंजी पर्याप्त अनुपात 17.2% है और एमएसएमई ऋण है उसमें लगातार वृद्धि हुई है 24.6% की। तो ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये वही डाटा है, प्रत्येक पेज पर यहाँ पर बताया हुआ है अलग से डायग्राम्स के माध्यम से। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है। ये हमने दोबारा इसका रिवीजन भी कर लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे आप जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर आप जरूर जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी इस तरीके के बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आएंगे। राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से आप पढ़ाई करना चाहते हो तो इस चैनल की प्लेलिस्ट को आप देखें, वहां पर सारे वीडियो सेकंड ग्रेड एसएसटी से सिलेक्टेड मुकेश सर के द्वारा करवाई जा रही है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लासें भी ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से आपको निरंतर उपलब्ध करवाई जाएगी। जल्दी आपके लिए वो क्लासें इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।